बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज 1.3 रिमेंबर कि जो 9th क्लास का मैथमेटिक्स है न्यू एडिशन जो बच्चे 2025 में पढ़ेंगे उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो थोड़ा टेम्परेचर के बारे में है और टेम्परेचर को आम तौर पर मेजर करने के तीन तरीके हैं। एक तो जो हम देखते हैं वो सेंटीग्रेड में होता है, उसके बाद फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जा सकता है और केल्विन में भी मेजर किया जा सकता है। ये तीनों फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। केल्विन की अगर हमारे पास सेंटीग्रेड में हो तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो ये वाला फार्मूला है, और अगर हमारे पास सेंटीग्रेड हो उसको हमने फ़ारेनहाइट डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो उसका ये फार्मूला है, और अगर फ़ारेनहाइट को हमने सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो ये फार्मूला है। तो ये फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। बहरहाल केल्विन की और फ़ारेनहाइट की जो आपस में रिलेशनशिप है वो आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं की गई। तो आइए अब क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है कि स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर 2024। 2024 में लाहौर में जो टेम्परेचर था वो किसके बराबर था? रिपोर्ट किया टीवी ने रिपोर्ट किया कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है लाहौर का। टीवी ने खबर दी 2024 में कि लाहौर का टेम्परेचर कितना है? 48 डिग्री। टेम्परेचर इन लाहौर वाज कितना था? 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द फॉर्म। उसने अब ये खुद ब खुद दे दिया है, हालांकि ये उसको नहीं देना चाहिए था। ये फार्मूला एक्चुअली आपने याद करना है, आपने ये फार्मूला याद करना है। कहता है इस फार्मूले को यूज करके तो आपने टेम्परेचर निकालना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो आइए इसको इस्तेमाल करते हैं। एज वी नो, बहुत आसान सवाल है। एज वी नो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है भाई। फ़ारेनहाइट डिग्री किसके बराबर है? 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। अब 9/5 सेंटीग्रेड कितना है हमारे पास? दिया गया है 48 प्लस 32 डिग्री। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 को मल्टीप्लाई करें ज़रा 48 के साथ तो क्या आंसर आता है? 8 9 8 9 72 हासिल 7 9 चौका 36 7 43 300 300 8 9 72 7 कैरी है 9 चौका 36 36 7 43 432 प्लस इसको इससे ज़रब दिया 5 दूनी 10 हासिल 1 5 15 1 16 डिवाइडेड बाई 5। अब इन दोनों को जमा कर दें, दोनों को ऐड करें। 432 में ऐड कर दें आप 160 तो क्या आंसर आया? 295 592 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये आंसर आ गया, फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, तो ये है आपका आंसर। अब मैं देख लेता हूं कि अगर तो इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई किया तो करते हैं, अदरवाइज इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अच्छा, ये मैंने 592 को 5 पर डिवाइड किया है तो ये आंसर आ गया, और यही आंसर जो है ये पीछे दिया गया है। तो ये आसान क्वेश्चन था, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंटरेस्टिंग है। पहेली, सहेली बूझ पहेली। एक पहेली है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड सन इज 72। एक बाप और बेटा है, उनकी एजेस को जमा किया जाए तो आंसर 72 आता है। ठीक है, 6 years अगो, 6 साल पहले, द फादर वाज 2 times द एज ऑफ द सन।
आज से 6 साल पीछे चले जाएं तो बेटे की उम्र को 2 से ज़रब दी जाए तो वो बाप की उम्र के बराबर आ जाती है। तो आपने बताना है कि 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी। अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हैं और उसके मुताबिक इसको लिखते जाते हैं। ठीक है जी। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड सन इज 72। मैंने फर्ज कर लिया लेट द करंट एज ऑफ सन जो है वो x के बराबर है। देन करंट एज ऑफ फादर किसके बराबर होगी 72 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 72 आना चाहिए ना। तो x प्लस 72 माइनस एक्स आंसर किसके बराबर आ गया 72 के बराबर आ गया। 6 years ago एज ऑफ सन, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी होगी, इसमें से 6 माइनस कर दें और यही चीज हमने कैलकुलेट करनी है। 6 साल पहले बिफोर 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। 6 साल पहले बाप की उम्र कितनी थी, वो जो बाप की एज है उसमें से 6 माइनस कर दिया तो 66 माइनस 6 आ गया। उसके बाद गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है 6 साल पहले, ये 6 साल पहले दोनों की एज निकाल ली आपने। 6 साल पहले 6 years ago the father was 2 times the age of the son, यानी सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बाप की एज के बराबर आती है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन बाप की उम्र क्या है 66 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द एज ऑफ द सन। एज ऑफ द सन किसके बराबर है x माइनस 6। ठीक 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 ठीक। आइए पहले हम x निकालने की कोशिश करते हैं। ये आ गया 66 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 12। उसके बाद फिर 66, 12 को उठाकर इधर ले आए, इधर आके बनेगा प्लस इज इक्वल टू 2x प्लस x, तो ये टोटल मिलकर बन गया 3x इज इक्वल टू 78। तो x किसके बराबर आ गया 78 को 3 पर डिवाइड किया तो 26 आ गया। तो बेटे की जो एज इस वक्त प्रेजेंट एज है वो कितनी है 26 इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो 6 साल पहले किसके बराबर होगी, इसमें से 6 माइनस कर दें। एज ऑफ सन 6 years ago, 6 years ago will be x माइनस 6 था तो x हमने निकाला 26, तो आंसर किसके बराबर आ गया 20। तो 20 years ओल्ड था आज से 6 साल पहले सन। अब प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जिसमें प्रॉफिट और लॉस का जो है वो चक्कर होगा। तो ये भी एक प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे नंबर किस तरह इस्तेमाल होते हैं, रियल नंबर का इस्तेमाल क्या है, उसकी भी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। जब भी आप कुछ चीज़ खरीदते हैं या तो उसमें आपको प्रॉफिट होता है या आपको उसमें लॉस होता है। प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है कि आपने अगर जो चीज़ सेल की है, सेल में से जो आपका खर्च हुआ है कॉस्ट प्राइस उसको माइनस कर दें तो वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। बस हम फर्ज किया कि एक चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदी, ये आपकी आ गई कॉस्ट, सेल की आपने 120 रुपये में, सेल कर दी आपने 120 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको सेल जो सेल प्राइस है उसमें से कॉस्ट जो है ना वो निकाल दें तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट का फार्मूला फिर क्या बना सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसकी परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये है कि जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है, ये वाला जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको सेल प्राइस के साथ डिवाइड कर दें और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो प्रॉफिट की परसेंटेज निकल आएगी। लॉस का भी फार्मूला यही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, इसमें कॉस्ट प्राइस पहले आ जाएगी और सेलिंग प्राइस बाद में आएगी। तो अगर आपको लॉस होता है तो जाहिर है कि फिर आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो आपकी ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी कम होगी। अगर सेलिंग प्राइस कम हो तो आपको लॉस होता है।
तो बहरहाल अगर आपको लॉस हुआ है तो जो आपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देनी है, तो ये लॉस का फार्मूला आ गया। और उसकी परसेंटेज का फार्मूला क्या है, जो भी आपको लॉस हुआ है उसको आप कॉस्ट प्राइस के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100% लॉस निकल आएगा आपका। ठीक है, आइए अब इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करने की कोशिश करते हैं। मिर्हा बॉट ए टॉय फॉर ए ₹1500, यानी कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आ गई, कॉस्ट प्राइस। आपको मालूम है कॉस्ट प्राइस को हम किससे डिनोट करते हैं, CS के साथ। कॉस्ट प्राइस है हमारी 1500 रुपये, ₹1500। उसके बाद सोल्ड प्राइस, सोल्ड प्राइस जो है, सोल्ड प्राइस, सोल्ड SP के साथ हम इसको डिनोट करेंगे। सोल्ड प्राइस कितनी थी, उसने 1500 रुपये में चीज खरीदी, एक खिलौना खरीदा और 1520 रुपये में उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो अब सस्ती चीज खरीद के महंगी बेची है ना, तो प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट फिर किसके बराबर आया, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये किसके बराबर आया भाई साहब, 1520 में से आपने 1500 निकाल दिए तो हमारे पास 20 रुपये आ गए, ये प्रॉफिट आया। अब हम इसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर आएगी, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट जो भी निकला है आपका उसको हम डिवाइड करेंगे सेल प्राइस के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारी जो है ये परसेंटेज निकल आएगी। प्रॉफिट है हमारा 20, कॉस्ट प्राइस थी हमारी 1500 और ज़रब 100, ये हमारी परसेंटेज निकल आई। अब हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया ऊपर 2000, 20 को 2000 आ गया ना ऊपर, और नीचे आ गया कॉस्ट प्राइस थी आपकी 1500, तो ये दो सिफर सिफर से गए, तो 20/15, पंजू चौकावी तो पंजू 3 4/3%। तो 4/3% जो है ये आपको नहीं, उस बच्ची को इतना जो है वो प्रॉफिट हुआ है। 4 को 3 पर डिवाइड किया तो आंसर आया 1.33। तो 1.33% जो है ये प्रॉफिट हुआ बच्ची को। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंटरेस्टिंग है। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद फिर इसको हल करते हैं। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें स्टेटमेंट को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, आप 2 से 3 दफ़ा पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होता है उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है। तो जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि ट्रांसलेट करने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप ट्रांसलेट सही कर लें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ ए तैयब इज़, कोई तैयब साहब हैं, उनकी ये एनुअल इनकम है। तो इसको पहले लिखना ले हम, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम, बाद में देखते हैं करना क्या है। एनुअल इनकम इज इक्वल टू 9,60,000 रुपये। एक तैयब साहब हैं, उनकी एनुअल इनकम इतनी है, उसमें से वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज, इतने 1,30,000 रुपये उनको छूट मिल जाती है, और बाकी जो रकम बचती है उसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है एट द रेट ऑफ, इस रेट के ऊपर टैक्स जो है वो रिटर्न करना है। तो बताएं कि कितना टैक्स उसको जो है वो पे करना पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट, जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उसके ऊपर तो उसको टैक्स नहीं ना पड़ेगा, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जो इसकी
टोटल एनुअल इनकम है उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस कर देते हैं, ठीक है, रुपीस। तो रिमेनिंग अमाउंट किसके बराबर आ गई? रिमेनिंग अमाउंट पेएबल फॉर टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स लगना है, पेएबल फॉर टैक्स। तो ये आ जाएगा जी 9,60,000 में से माइनस कर देंगे 1,30,000, तो ये 9 में से गया, बाकी रह गया 8, 60 में से 30 के बाकी 8,30,000 बचेगा जी, 8,30,000। तो इतना जो है ना ये अमाउंट जो है ना बच गई। अब इसके ऊपर उसने टैक्स देना है, किस रेट पे? इस रेट के ऊपर 0.75%। 0.75% का मतलब पता क्या होता है? 0.75% का मतलब है कि 0.75% यानी 0.75 डिवाइडेड बाई 100। तो इस रेट पे उसने टैक्स पे करना है। तो पेएबल टैक्स इज इक्वल टू पेएबल टैक्स इज इक्वल टू रेट, पहले ना लिख ले, रेट ऑफ पेएबल टैक्स, रेट ऑफ पेएबल टैक्स, पेएबल टैक्स 0.75%, ठीक है। 0.75% का मतलब 0.75 डिवाइडेड बाई 100। तो अब कितना टैक्स देगा? पेएबल टैक्स किसके बराबर आ गया? पेएबल टैक्स टोटल अमाउंट है हमारे पास 8,30,000, 8,30,000 और कितने परसेंट है? 0.75%। तो 0.75 डिवाइडेड बाई 100, इसको आप सॉल्व कर लें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका आंसर आएगा 6,225 रुपीज़। यानी इतना टैक्स जो है उसने पे करना है। अच्छा, अब ये देखें, एक तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा जो है ना, ये मैंने यहाँ पे डिग्री लिख दिया है, ये एक्चुअली परसेंट है, 0.75%। फाइंड कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000। यानी गिवन अमाउंट हमारे पास कितनी है? गिवन अमाउंट 3,75,000 रुपया, 3,75,000 रुपये फॉर 1 ईयर। कंपाउंड प्रॉफिट मार्कअप निकालना है 1 साल का, और रेट क्या होना चाहिए? 14%। मार्कअप रेट, मार्कअप रेट इज इक्वल टू 14%, का मतलब 14 डिवाइडेड बाई 100। तो कितना मुनाफा होगा? कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है अभी? कंपाउंड 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 मार्कअप, जो उसको प्रॉफिट होगा वो किसके बराबर होगा? 3,75,000 का 14%, 14 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। चलें जी, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आपका आ जाएगा 52,500 रुपये जो है इसको मार्कअप देना पड़ेगा। सेकंड मेथड जो यूनिट मेथड है, यूनिट मेथड के जरिए भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब ये देखें, सेकंड मेथड आप जरा देखें, जरा समझने के लिए। जो मार्कअप रेट है वो क्या है? 14%। 14% का मतलब है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 14 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा। मार्कअप रेट, मार्कअप रेट इज इक्वल टू 14%। तो इसका मतलब है कि 100 रुपीस गिव्स मार्कअप। अगर 100 रुपीस होंगे तो कितना मार्कअप मिलेगा? 14।
और अगर आपके पास 1 रुपया होगा, 1 रुपीस गिव्स मार्कअप 14 डिवाइडेड बाई 100। और अगर आपके पास 3,75,000 रुपये हों तो ये आपको कितना मार्कअप देगा, 14 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3750, 3,75,000। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 52,500 ये जो है ये रुपीस आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप यूनिट मेथड भी लगा के इसको हल कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने नहीं किया तो बहुत बुरा किया। पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।